लोकसभा चुनाव का मतदान जो है वो पूरा होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं और इनके मुताबिक एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। एनडीटीवी ने सारे चैनल और एजेंसियों के एग्जिट पोल का निचोड़ निकाला। एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स ऑल इंडिया के मुताबिक एनडीए को 365 सीटें और बीजेपी को 317 सीटें यहां पर मिल रही हैं। 295 सीटों का दावा करने वाले इंडिया गठबंधन को 146 सीटें ही यहां पर मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस को अकेले सिर्फ 61 सीटें ही मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही अन्य दलों को 32 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो एग्जिट पोल जो है वहां पर अब जो विपक्षी पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन है, उनके लिए निराशा ही यहां पर आती हुई नजर आ रही है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर जो एग्जिट पोल नतीजे दर्शा रहे हैं उसके मुताबिक तो एनडीए यहां पर मजबूत स्थिति में ही अब भी नजर आ रहा है। 80 सीटें यहां पर हैं और एनडीए को 68 सीटें करीब यहां पर मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 12 सीटें ही मिलती हुई दिख रही हैं। ये तमाम एग्जिट पोल्स हैं जिसमें आप देखिए लगभग सभी एग्जिट पोल करीब करीब बराबर सीटों का ही अनुमान यहां पर लगा रहे हैं। यहां 62 से 69 तक सीटें जो है वो एनडीए को एग्जिट पोल में मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा बिहार की बात करें तो बिहार वो राज्य है जहां पर तेजस्वी यादव ने बहुत जोर यहां पर लगाया, उनकी कई सारी सभाएं हुई, लेकिन यहां पर भी अगर आप एग्जिट पोल के नतीजे देखेंगे तो कुछ खास असर इंडिया गठबंधन का होता हुआ नहीं दिख रहा है। 40 सीटों में एनडीए को 33 जबकि इंडिया गठबंधन को 6 सीटें ही सिर्फ मिलती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। यहां पर एक सीट अन्य के खाते में भी जाती हुई दिख रही है। और ये तमाम पोल्स में आप देखिए जो एनडीए गठबंधन को ये एग्जिट पोल दर्शा रहे हैं उसमें यहाँ पर 29 से लेके यहाँ पर 38 तक सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन को मिलती हुई दिख रही हैं। तो एनडीए बिहार में भी इस बार के चुनाव में मजबूत स्थिति में ही नजर आ रहा है। ये तमाम एग्जिट पोल हैं जिसमें आप देखिए बिहार की कहानी जो एग्जिट पोल ये कह रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल पर जो है वो नज़र थी कि यहाँ पर ममता बनर्जी कैसा करती हैं इस बार के चुनाव में, क्या बीजेपी अपनी सीटें यहाँ पर बढ़ाने में कामयाब हो पाती है या नहीं। तो पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल में भी 42 जो सीटें हैं उसमें इस बार बीजेपी को 22 जबकि टीएमसी को 19 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस को इस बार पहले से भी कम यानी सिर्फ एक सीट ही मिलने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। यानी एग्जिट पोल की माने तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस बार टीएमसी से आगे निकल सकती है। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक बड़ी कामयाबी मिलती हुई यहां पर एग्जिट पोल के मुताबिक नजर आ रही है। टीएमसी से भी आगे बीजेपी रह सकती है इस बार के नतीजों में। अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र को लेकर काफी चर्चा थी कि वहां पर जो दो बड़ी पार्टियां थी उनमें खुद दो पार्टियां बन गई, तो अब वहां पर किस तरह का रुख जो है वो रह सकता था। तो आपको यहां पर महाराष्ट्र के बारे में बताते हैं। पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े जो कहते हैं कि इस बार सूबे में एनडीए को 48 में से 29 सीटें मिलने जा रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 19 सीटें ही यहां पर मिलती हुई दिख रही हैं। तो ये आप देखिए जो एग्जिट पोल हैं वो यहाँ पर एनडीए के लिए एक झटका ही दिखा रहे हैं महाराष्ट्र में भी, क्योंकि महाराष्ट्र उन राज्यों में से है जहां पर एनडीए की जो पार्टियां इंडिया की जो पार्टियां हैं उनको सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन यहां पर भी कुछ खास इंडिया गठबंधन के लिए नतीजे आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। एनडीए यहां पर भी मजबूत स्थिति में ही नज़र आ रहा है। एग्जिट पोल पर एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पोगलिया का कहना है कि एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी की ऐतिहासिक जीत दर्ज बीजेपी जो है वो करेगी। संजय सर, किस नंबर को पर आपकी निगाह टिक गई है? एग्जिट पोल में एक प्रकार का कंसेंसस है कि बीजेपी को अकेले को 300 के ऊपर, 300 से 325 के बीच, और एनडीए को 350 से 450 के बीच का नंबर मिलता हुआ दिख रहा है। ये कंसेंसस भी रेयर है। जाहिर है कि चैलेंजिंग माहौल में सारी एजेंसियों ने अपना हिसाब किताब जोड़ा होगा। ये उस कॉन्टेक्स्ट में है जब पिछले दिनों में हम लोगों ने बड़ी चर्चाएं की थी कि माहौल बदल गया है, फंस गई है, लोकलाइज हो गया है, यहाँ तो कीन कॉन्टेस्ट है, इस तरह की बातें हो रही थी। उसमें अगर ऐसा कंसेंसस सामने आ रहा है तो मुझे लगता है कि एग्जिट पोल संभवतः सही होगा डायरेक्शनली। एग्जैक्ट सीट नंबर क्या होंगे ये तो कहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं ये मानता हूं कि अगर ये नंबर होल्ड करते हैं, ये डायरेक्शन होल्ड करता है, तो बीजेपी एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। ये जीत संभवतः इम्फैटिक होने जा रही है। लेकिन बॉटम लाइन कभी मत भूलिए,
व्हाट मैटर्स इज 272। उसके ऊपर जो है वो मिथ्या है, वो वैनिटी है, वो प्राइड है, वो इतिहास बनाने की बात है। लेकिन 272 की एनडीए सरकार लेड बाय मोदी और 304 के ऊपर की सरकार लेड बाय मोदी में क्वालिटेटिवली मैं कोई फर्क नहीं देखता हूं। इसी से जुड़ा सवाल है सर मेरा, नेहरू जी के बाद तीसरे प्राइम मिनिस्टर होंगे, अगर एग्जिट पोल ठीक है, जैसे आप इशारा भी कर रहे हैं कि लगातार 3 चुनाव अपने दम पर जीतना, 272 प्लस लेकर आना, 282, 303, अब ऑलमोस्ट फिर से गाड़ी वहीं आ रही है। स्टेचर कितना बड़ा, कितना बदलाव? ये बहुत बड़ा बदलाव होगा इस सेंस में कि तीसरी बार एक स्थायी सरकार, एक अकेली पार्टी, सिंगल पार्टी मेजॉरिटी, हालांकि अलायंस के साथ चल रही है, वो आए। भारत जिस मुकाम पे है उसके लिए दुनिया भर में भी इसके इम्प्लीकेशन बहुत बड़े होने वाले हैं। और किसी भी पॉलिटिशियन को मालूम होता है कि पब्लिक में कब मूड किस बात से बदल सकता है। तो तीसरी बार जीत के आने के बाद ये जो सरकार है, मुझे लगता है कि ज़्यादा माइंडफुल होनी चाहिए उनको। अगर वो नहीं होंगे तो गलती करेंगे कि अब क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। तो उनको इस बार परफॉर्मेंस के अपने तौर तरीके भी बदलने पड़ेंगे कि प्राइड के आगे रियल लाइफ चेंज, रियल लाइफ ग्रोथ के बगैर चौथी इनकम्बेंसी के लिए जब जाएंगे तो फिर ऐसा माहौल नहीं होने वाला। लेकिन जो प्रधानमंत्री का आपने इंटरव्यू किया था उसमें मोदी 3.0 की चर्चा हुई थी। गवर्नेंस का पूरा रोड मैप तैयार है और क्लियर इंडिकेशन है कि अगले 100 दिन में क्या होगा। लेकिन इस नंबर्स की अगर चर्चा करें संजय सर, डायरेक्शनली सब एक तरफ जा रहे हैं। 300, सब लोग 350 को पार कर रहे हैं। एनेक्डोट्स की बात करते हैं क्योंकि आप हर स्टेट्स में गए हैं, बहुत सारे स्टेट्स में घूमे। एनेक्डोटली ये कितना पॉसिबल है? ये मुझे काफ़ी हद तक पॉसिबल लगता है, क्योंकि मैं उन थ्योरी से भी सहमत नहीं हूं कि कोई पार्टी नैरेटिव सेट नहीं कर पाई, चुनाव वेवलेस था। इनफैक्ट ये जो नंबर है, ये अगेन इस क्वालिफायर के साथ ही बात करनी चाहिए जो संजय जी या कोई भी एक्सपर्ट हमेशा लगाते हैं कि ये एग्जिट पोल है और बिल्कुल गलत निकल सकते हैं। बावजूद उसके अगर ये निकलता है नंबर जो है सही, तो उसका मतलब ये है कि एक प्रकार के मोदी जी के फेवर में एक प्रकार की लहर है। क्योंकि तीसरी बार इतना बड़ा मैंडेट मिल पाना कोई मामूली बात नहीं है। इतने बड़े देश जिसके बारे में हम कहते हैं कि अनगवर्नेबल कंट्री है, उसमें ऐसा मैंडेट मिल पाना कोई मामूली बात नहीं है। इन नंबरों के बेसिस पे हम ये अनुमान भी लगा सकते हैं कि शायद जो रिलीजन या कास्ट के बेसिस पे हम बंटवारा करते हैं उसका और सेक्युलराइजेशन हो जाएगा। फिर संजय जी के आंकड़े को हमको देखना पड़ेगा कि मोदी फैक्टर, सिर्फ मोदी फैक्टर ने कितना काम किया, कि अगर वो ना होते और सिर्फ बीजेपी को वोट देना होता तो कितने लोग वोट देते। तो मोदी का प्रीमियम फैक्टर यहाँ से घटा या बढ़ा, ये एक्चुअल रिजल्ट में देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और आखिरी बात, सब जगह मुद्दे तो हैं, सवाल ये है कि नैरेटिव और रेटोरिक के बीच चुनाव लड़ने की कला, चुनाव लड़ने का विज्ञान, आखिरी वोटर को बूथ तक लाने का जज्बा और एग्जीक्यूशन किसके पास है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में कई बार ऐसा होता है कि आप शायद सबसे पॉपुलर पार्टी नहीं हैं, उसके बावजूद जीत जाएंगे क्योंकि आपने अपने समर्थकों का वोट डलवा लिया। मुझे इस बात का अफसोस होगा अगर ये नतीजे सही निकल करके आते हैं कि या इंडिया अलायंस फॉट दिस इलेक्शन वेरी वेल ऑन सोशल मीडिया। They fought it on social media. Then in that case, एक चीज सर और आपसे पूछना चाहूंगा मैं, जो बात अभी संजय जी ने कही कि अगर 370 नहीं आ रही हैं, जो मारिया भी कह रही थी कि मॉरल डिफीट, कुछ लोग कहेंगे भाई 370 आप कह दे लेकिन आप 300 पे रुक गए आके, तो ये मॉरल डिफीट बीजेपी की ज्यादा है या अपोजिशन की ज्यादा है कि तीसरी बार में भी इतनी आपके पास अगर हवा चल रही थी, आप जीत सकते थे और आप नहीं जीत पाए? देखिए, ये सवाल अब हमको लगता है कि 4 जून के लिए थोड़ा इसका गहन विश्लेषण हम लोग छोड़ दें कि विपक्ष ने एक अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से क्यों और कैसे हाथ से जाने दिया होगा अगर ये नतीजे सही निकल करके आते हैं तो। बाकी जो बातें हैं ना, वो तो अब बातें हैं। जैसा मैंने कहा कि 272 के आगे जो बातें हैं उसका कोई मतलब नहीं है। अब 400 आपने बोला था, अरे भाई मैं 543 क्यों ना बोलूं? बोला उन्होंने इंटरव्यूज में, पीएम ने। बिल्कुल, मैं सारी सीटें जीतना चाहता हूं, मैं क्यों ना बोलूं? तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि यू कैन क्वारल विद दैट 400 का नंबर। अगर 370-80 की एनडीए सरकार बनती है तो यू आर ऑलमोस्ट देयर। आज इंडिया ब्लॉक की मीटिंग थी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे साहब ने कहा कि हम लोग 295 सीटें कम से कम जीत रहे हैं
और एग्जिट पोल के जो पोल ऑफ पोल्स है वो कुछ और ही दिखा रहा है, 150 तक भी लेके नहीं जा रहा देखिए है। 4 जून को जब तक क्लियर लीड स्टैब्लिश नहीं हो जाती है तब तक खरगे साहब हो या कोई भी विपक्ष का नेता, उनसे यही एक्सपेक्टेड है कि वो बोले कि अभी भी हम जीत सकते हैं। तब तक उनको अपना बयान बदलना भी नहीं चाहिए। लेकिन इन नंबरों को देखते हुए उनको पहले से भी अंदाज था। देखिए पूरा इलेक्शन निकल गया, हम लोगों ने कभी ये चर्चा नहीं की कि इंडिया अलायंस को पूरे को कितनी सीटें मिलेंगी, क्योंकि कलेक्टिव कन्वर्सेशन में कोई कन्विंस ही नहीं है। किसी ने ये चर्चा नहीं की कि ये कांग्रेस पार्टी अकेले कितनी सीटें लेकर के आएगी, इस पर चर्चा ही नहीं हुई। चर्चा सिर्फ ये हुई कि 400 मिलेगी या 300 मिलेगी या 250 मिलेगी, चर्चा ये हो रही थी। कोई ये चर्चा नहीं हो रही थी कि ये सरकार लौट नहीं रही है। इसीलिए इलेक्शन अभूतपूर्व है, असाधारण है, ऐतिहासिक है। ऑपोजिशन ने इस चुनाव को ऐसे कर दिया शुरू से कि मोदी वर्सेस नो मोदी, हमको मोदी को हटाना है। हम क्या करने वाले हैं वो बताने की बजाय नकारात्मक साउंड करता था कि इनको हटाना है, पॉजिटिव साउंड नहीं कर रहा था अपोजिशन का कैंपेन। जिस तरह के आंकड़े दिख रहे हैं, क्या ये एक बड़ा लेक्यूना रहा उनके पूरे कैंपेन की डिजाइनिंग में? मोदी के साथ कैसे लड़ना है, ये बात मौजूदा विपक्ष को 2029 तक भी समझ में आ जाए तो हम लोगों को आभारी होना चाहिए। लोकतंत्र की आत्मा विपक्ष में रहती है। इंस्टीट्यूशन ग्रैब हो गया, ये ऑटोक्रेट हो गए, मीडिया नतमस्तक हो गया, ये सब फजूल की बातें हैं। सुने, विपक्ष को अपना जो काम करना चाहिए उसमें वो क्यों फेल हुए इसको समझाने का बिंब सामने है मेरे। इस बार मोदी लेड बीजेपी ने विपक्ष को मिसलीड किया और वो सोशल मीडिया के इस अखाड़े में, इस रिंग में लड़ने के लिए उतरे हुए थे। यहां मोदी था ही नहीं, मोदी किसी और अखाड़े में था। वो अखाड़ा कहां है, दंगल कहां है, ये विपक्ष को पता नहीं था। ये विपक्ष सोशल मीडिया के लाइक्स और व्यूज को गिन करके चुनाव की अपनी जीत डिक्लेयर कर रहा था। ये मोदी को कंप्रीहेंड नहीं कर पाता, देश के मुद्दों को कंप्रीहेंड कर पाता है तो रिलेटेबल भाषा में बोल नहीं पाता, इसके पास कोई स्टोरी नहीं थी। ये दुख की बात है, ये हम तकलीफ से कह रहे हैं कि विपक्ष ने भारत के लोकतंत्र को ठगा है। आपने जो ये कहा कि ये अगर विपक्ष ने ठगा है तो लास्ट फ्यू फेजेस में इतना बस क्यों जनरेट हुआ? जैसा कि अभी आरती ने कहा वो यही है। जाहिर है कि इस बयान को आप चैलेंज कर सकती हैं क्योंकि ये ओपिनियन है, और वो ये है कि हम लोग अपनी इच्छाओं को लेकर के अगर चीज़ों को देखने जाएंगे और उस सैंपल को ठीक से समझना नहीं चाहेंगे तो आप कभी भी भारत के वोटर से बात करोगे तो वो तो अपना दुखड़ा रोएगा, उसके जीवन में संघर्ष है। इससे कौन इनकार कर रहा है कि आपकी पीक पॉपुलैरिटी में अभी भी 38 से शायद 40% वोट होगा, 42 होगा, तो भी 58 आदमी तो आपके खिलाफ है। आप उसको एक जगह इकट्ठा क्यों नहीं कर पाते? इसके लिए तो आप कैसे बीजेपी को फेल्योर या दोषी बता सकते हो? मेरा पॉइंट यह है कि विपक्ष को मोदी के सामने कौन का जवाब नहीं आया, विपक्ष को अपनी स्टोरी सेल करना नहीं आया, उसमें कंप्रिहेंशन नहीं था, उसमें कोहेजन नहीं था। टूटे हुए, हकलाते हुए एक दो वाक्य, एक दो सेंटेंसेस थे। इसीलिए ये बहुत ही डिप्रेसिंग सिनेरियो है जिस प्रकार से विपक्ष ने अपने आप को परफॉर्म किया है इंडिया अलायंस बनाने से लेकर के इस प्रकार के कोलैप्स तक। 2017 में जब भाजपा उत्तर प्रदेश जीती थी, उसके बाद ही फिर अमित शाह जो पार्टी के प्रेसिडेंट थे उस वक्त, उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी अनवेल किया था और पहला नेशनल एग्जीक्यूटिव भाजपा का भुवनेश्वर में हुआ था। बीजेपी का पैटर्न देखिए आप, जब भी वो बड़ा चुनाव लड़ते हैं तो कुछ इलाकों में जहां पहली बार जा रहे होते हैं, कहिए कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के रूप में, तो वहां जाकर के वो अपने लिए नई जमीन ढूंढ लेते हैं और अपना जनाधार बढ़ा लेते हैं। इस बार उड़ीसा उनके लिए वो राज्य है क्योंकि वहां पर कांग्रेस एक तरीके से अनुपस्थित है, तो उनको मौका मिला है एक बड़ा विपक्ष के तौर पर खड़े होने की। जिस दिन मैंने अमित शाह जी के साथ यात्रा की उस दिन बहुत साफ था और आप पहचान कर सकते हैं लाइव एक कार्यकर्ता बनाम आम पब्लिक, वहां पर रिस्पांस मिल रहा था। यानी कि विपक्ष के तौर पर बीजेपी का इमरजेंस, उनका वोट शेयर बढ़ना, लोकसभा में उनकी सीटें बढ़ना, ये मोटे तौर पर अनुमान लोगों का सबका है और मैं उससे सहमत हूं।
असेंबली में नेक टू नेक है, ऐसा मैं कह सकता हूं। इसलिए ये कह देना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि मेरे पास कोई बेसिस नहीं है ये कह पाने का कि क्या बीजेपी असेंबली में लौट करके सरकार बनाने के लिए कामयाब हो जाएगी, ये तो नहीं पता। लेकिन लोकसभा में उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। चूंकि उड़ीसा का और अमित शाह का जिक्र किया आपने, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इस चुनाव की एक बड़ी स्टोरी, इस कैंपेन की एक बड़ी स्टोरी अमित शाह है। वो एक पब्लिक ऑरेटर, एक पब्लिक स्पीकर के रूप में नए ढंग से इमर्ज होकर के आए हैं। उनके भाषण करने का तरीका और पब्लिक से कनेक्ट में एक नयापन, नज़दीक से जिन लोगों ने पहले भी देखा, मैंने कई लोगों से बात की, उन्होंने भी बताया, मैंने भी उसको एक्सपीरियंस किया कि इस बार मोदी जी के अलावा अगर कोई दूसरा स्टार कैंपेनर इमर्ज होकर के आया जो कि चुनाव लड़ने का महारथी है, लेकिन उसका जो पब्लिक फेसिंग इमेजरी है, पर्सोना है, वो इस बार सामने आया है। तो अमित शाह की पब्लिक स्पीकर के रूप में डिस्कवरी इस चुनाव की एक बड़ी स्टोरी है।